हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। और इसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल से अलग नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना, ताकि उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता लग सके। ओके, तो ऐसी रिपोर्ट बनाना और फिर उसके ऊपर एक्शन लेना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ओके, मतलब ट्रेनिंग भी देना या फिर कंपनसेशन बढ़ाना, उनको सैलरी बढ़ाना, इस तरीके से। वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो ये मैनेजर या एचआर डिपार्टमेंट जो ये काम करता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का अपनी एम्प्लॉयज़ की, तो उसको अच्छे से मैनेज करना, उसको उस रिपोर्ट के हिसाब से अच्छे से मैनेजमेंट करके फिर आगे ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ाना। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ कॉमर्शियल टूल। ये एक तरह का कॉमर्शियल टूल है जो हमने ऊपर पढ़ा, परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ये एक कॉमर्शियल टूल है दैट इनेबल मैनेजर, जो मैनेजर को इनेबल करता है ट्रैक एंड एसेस द वर्क डन बाय देयर स्टाफ। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर मैनेजमेंट जो है उनके स्टाफ ने, उनके एम्प्लॉय ने जो काम किया है उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको एसेस कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोला जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्चुअल सुपरविजन is a foster a setting where individual can conduct themselves towards the finest of their potential and deliver their work of the highest calibre in the most efficient and effective manner। जो एम्प्लॉयज़ है वो इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इस तरीके से मैनेजर को सुपरविजन करना है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के हिसाब से कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से अपने काम को डिलीवर कर सके, फाइनेंस तरीके से अपने काम को डिलीवर कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव हो। ओके, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उसको ही आगे बढ़ाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल को, है ना। इसमें जो अचीवमेंट होता है उसको एसेस करने के लिए हाईएस्ट लेवल पॉसिबिलिटी क्या है उसका पता किया जाता है, जनरेट किया जाता है सुपीरियर वर्क को, इफेक्टिव और एफिशिएंट वे क्या है उस काम को करने के। क्वालिटी मैनेजमेंट कमांडेड इज द प्रेसिव फोक्स विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ओवरऑल वर्कप्लेस सिस्टम, है ना। ओवरऑल वर्कप्लेस सिस्टम के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे आ सकता है, अकाउंटेबिलिटी रखना, उसकी ट्रांसपेरेंसी रखना ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर आता है। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना कि मेथड क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने के मेथड्स क्या है ना, कैसे अच्छे से बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस को मैनेज किया जा सकता है। तो 45 एचआर मैनेजर ये मानते हैं, 45% एचआर मैनेजर ये मानते हैं कि ईयरली रिव्यू नहीं होना चाहिए। इसकी जगह थोड़ा सा, है ना, उसकी एक्यूरेट पिक्चर नहीं आएगी। अगर आप एक एम्प्लॉय को थोड़ा टाइम दोगे तभी एक्यूरेट पिक्चर आएगी। इसका मतलब 55% ये मानते हैं कि ईयरली जो है रिव्यू होना चाहिए। खैर, हम मेथड्स पे आ जाते हैं। तो मेथड्स कौन कौन से हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को मेजर करने के? तो इसके अंदर मेथड है आपके सामने, मैनेजमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, जिसको MBO बोलते हैं। M मतलब मैनेजमेंट, B मतलब बेस्ड, O मतलब ऑब्जेक्टिव। और इसके अंदर ही हम मेथड 360 डिग्री फीडबैक मेथड इसके अंदर ही समझ लेंगे। तो ये दोनों मान लो आप एक ही हैं। फिर आएगा असेसमेंट सेंटर मेथड, ये सेकंड हो जाएगा। फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, ये थर्ड मेथड आ जाएगा। और फिर आएगा फोर्थ मेथड आपका, वो है BARS। BARS मतलब बिहेवियरल एंकोर्ड रेटिंग स्केल। ठीक है, ओके। तो वन बाय वन देखते हैं इनको। ठीक है, हाँ, मॉडर्न ये परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका MBO। MBO मतलब समझ गए आप, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए क्या करना, मैनेजमेंट करना। तो MBO इज कॉन्सेप्ट सुटेबल फॉर वेरियस साइज ऑफ बिजनेस वेयर इवेल्यूएशन फॉर 360 डिग्री फीडबैक मेथड इज एडोप्टेड। जहाँ पर 360 डिग्री फीडबैक मेथड यूज़ किया जाता है वहाँ पर ही MBO कॉन्सेप्ट या MBO मेथड यूज़ होता है। तो MBO के अंदर ही 360 यूज़ होता है। जहाँ 360 डिग्री मेथड यूज़ होता है वहीं MBO यूज़ होता है। ओके, समझ में आया? तो यानी कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए। अब 360 डिग्री फीडबैक मेथड, अब नाम से पता चलता है 360 डिग्री फीडबैक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर फीडबैक प्राप्त करना और उन फीडबैक के बेसिस पर
पता चल जाएगा भैया ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिविजुअल के, और ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट, और ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, और फिर उस बेसिस पे क्या करना, मैनेजमेंट करना। सो 360 डिग्री लेवल अ मल्टी डायमेंशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। हर दिशा में 360 डिग्री में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना और उनसे फीडबैक लेना, ठीक है। ओके, द टेक्निक कॉन्कर्स ऑन कलेक्टिंग इनपुट फ्रॉम ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल से इनपुट कलेक्ट करना, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो, मैनेजर के थ्रू हो, कस्टमर्स के थ्रू हो, पीयर्स के थ्रू हो, किसी के थ्रू, फिर उसे डेटा गैदर हो जाएगा मल्टीपल सोर्सेज से, और उस डेटा के बेसिस पर क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि एम्प्लॉय जो है वो अपने काम को किस लेवल पर कर रहे हैं, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जा सकता है और उस हिसाब से फिर फीडबैक लेकर के आगे डिसीजन लिया जा सकता है। इस मेथड से MBO प्लस 360 डिग्री दोनों साथ में जब यूज होते हैं तो मैनेजर जो है वो इम्प्रूव कर देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को। 8.9% प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर आप इन दोनों मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट सेंटर मेथड, यानी कि एक सेंटर के अंदर असेसमेंट किया जाता है। ये आप कह सकते हैं एक तरीका ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद ही ऑन देयर ओन इफेक्टिवनेस एज वेल एज हाउ अदर परसीव देम, मतलब वो खुद की इफेक्टिवनेस को जांचते हैं और लोग उनको किस नज़रिए से, किस तरीके से जज कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, वो भी वो खुद तरीके से जाके असेसमेंट सेंटर मेथड के अंतर्गत इवेल्यूट कर सकती हैं। तो मैनेजमेंट तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय को पता है क्योंकि असेसमेंट सेंटर के थ्रू दोनों ही एक दूसरे की जो है एम्प्लॉय का डेटा इधर उधर आता है और एम्प्लॉय को भी पता होता है, मैनेजर को भी पता होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का ओन इफेक्टिवनेस एज वेल एज अदर परवेसिव मेथड है। इट इज़ अ जनरली सूटेबल फॉर प्रोड्यूसर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, एकेडमिक फैसिलिटी जो देता है या कंसल्टिंग फर्म्स होती है उनके लिए सबसे बढ़िया रहता है असेसमेंट सेंटर मेथड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नंबर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, जिसको ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड ये बोलता है कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को कुछ भी रेम्युनरेशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो जितना हम दे रहे हैं क्या वह उसी लेवल का काम कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जेब से तो किसी को सैलरी देता नहीं है। कोई भी बिजनेस अपने एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से देता है? जब वो एम्प्लॉय उस बिजनेस में काम करता है और उस काम करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को जो कमाई होती है और फिर उस कमाई में से वो हिस्सा उसको दिया जाता है। इसका मतलब वो काम कहीं ज़्यादा करता है ना, वही। तो यहाँ पर जो उसको रेम्युनरेशन दिया जा रहा है क्या वो उसके इक्वल या उससे ज़्यादा का बेनिफिट कंपनी को दे पा रहा है? तो यही है मामला इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड या ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड भी इसको बोलते हैं। एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इज assessed against the salary and other benefits provided by the company। कंपनी ने उनको कितनी सैलरी पे करी है, कितने अदर बेनिफिट्स दिए हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ रिटेनिंग ऑन एम्प्लॉई इज कैलकुलेटेड इन डिटरमाइन द एम्प्लॉइज कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉई है ना को पेमेंट करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है और फिर क्या एम्प्लॉई उसके बदले में इतना सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को। यस, तो ये आपको अगर असेस करना है तो आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड या ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, दोनों एक ही हैं, ये कर सकते हैं। ये आइडियल होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस जो होते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आइडियल होता है इसको मेथड को फॉलो करना। लास्ट आता है हमारा बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, BARS बोलते हैं। ये स्पेसिफिक बिहेवियर को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है उसके बेसिस पर एक उनको न्यूमेरिकल रेटिंग दे दी जाती है। इसमें जो है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं जिसको हम BARS स्टेटमेंट बोलते हैं। पहले से ही स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, BARS स्टेटमेंट। और फिर यार्ड स्टिक फॉर असेसिंग परफॉर्मेंस किया जाता है इसके अंदर। BARS बेस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल यील्ड मोर एक्यूरेट एंड अनबायस रिजल्ट। BARS से क्या होता है, एक्यूरेट और अनबायस रिजल्ट हमको मिलते हैं। BARS एस्टैब्लिश क्लियर स्टैंडर्ड एंड डिलीवर एक्यूरेट एंड कंसिस्ट रिजल्ट, मतलब स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं और उस स्टैंडर्ड के बेस पे एक्चुअल वर्क को परफॉर्म करके फिर रिजल्ट निकाला जाता है। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपन का पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है? पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब होता है इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल
ये फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल है। फ्यूचर में कंपनी के गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, और उस हिसाब से भाई फ्यूचर में हम ये पहचाना चाहते हैं। तो क्या आपके पास जो वर्क फोर्स है उनके पास वो पोटेंशियल, वो स्किल है कि फ्यूचर में जो आपके गोल है उसको वो अचीव कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पोटेंशियल अप्रेजल। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन वर्क फोर्स के पास में वो पोटेंशियल है कि फ्यूचर में जो आपके गोल है जो आपने डिसाइड कर रखे हैं उनको आप इस वर्क फोर्स की पोटेंशियल के बेसिस पर अचीव कर सकते हो, है ना। पोटेंशियल एक क्षमता के बेसिस पर, है ना। और ये जो पोटेंशियल है ये पता करती है कि अगर प्रिज्यूम करती है कि हायर पोजीशन जो है और जो ड्यूटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर, क्या उनके अंदर ऐसी पोटेंशियल है कि फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल को वैल्यूड कर सके हम, और फ्यूचर गोल को हम अचीव करने का वैल्यूएशन अभी कर सकते हैं। क्या फ्यूचर में कोई गोल है, अभी हमारे पास वर्क फोर्स है, अब इसकी पोटेंशियल मापना कि वो अचीव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ओके, तो एक तरह का एस्टिमेशन है ना। आइडेंटिफिकेशन करना, वो पर्सन हिडन टैलेंट, मतलब पर्सन के अंदर कौन कौन से हिडन टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रेन करना, उसको स्किल प्रोवाइड करना, है ना। पर्सन मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ देम, हो सकता है ये स्कीम चल रही हो लेकिन किसी को पता ही नहीं हो, है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ गेस हाउ वेल एन एम्प्लॉई कंडक्ट वेयर पोटेंशियल अप्रेजल इन एस्टिमेटेड हाउ वेल वी माइट परफॉर्म। ओके, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और कौन सी टेक्निक्स है जो पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर यूज़ की जा सकती है, इसमें सेल्फ अप्रेजल यूज़ किया जा सकता है, पीयर अप्रेजल यूज़ किया जा सकता है, सुपीरियर अप्रेजल यूज़ किया जा सकता है, एमबीयू जो हमने ऊपर पढ़ा वो यूज़ कर सकते हैं, और साइकोलॉजिकल एंड साइक्लोमेट्रिक टेस्ट लिया जा सकता है, मैनेजमेंट गेम्स लाइक रोल प्लेइंग और लीडरशिप एक्सरसाइज, इन सारी टेक्निक्स की मदद से जो है आपका पोटेंशियल अप्रेजल जो है कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है। तो इन टेक्निक्स के नाम याद रखना, एग्जाम में अगर आ जाए पोटेंशियल अप्रेजल के बारे में बताइए और उसकी टेक्निक के बारे में बताइए, तो नाम लिख के आ जाना, मार्क्स आ जाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।